चलिए बताइए भाई लोग। मॉड्यूल में पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन पेज नंबर 82 पे क्वेश्चन नंबर 9। देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको दो तरह के कोऑर्डिनेट दिए हों कि एक्स में कुछ दिया है, वाई में कुछ दिया है ना। एक्स और वाई का मतलब होता है पोजीशन। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट अगर इस तरह के कुछ भी दिए हों तो उनका डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी के वो वाले कंपोनेंट मिलेंगे। ये एक्स एक्सिस का पोजीशन चेंज है, वाई एक्सिस का पोजीशन चेंज दिखा रहा है मुझको। तो जब मैं इसे एक बार डिफरेंशिएट करूंगा डी एक्स बाई डी टी तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी, लेकिन कहाँ पे? एक्स एक्सिस के अलोंग। जब मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा डी वाई बाई डी टी तो क्या मिलेगा? वी वाई, वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है, वेलोसिटी। जब मैं इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो डी वी एक्स बाई डी टी क्या मिलेगा मुझको? एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन। और जब मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो डी वी वाई डी टी इज इक्वल टू ए वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन। ठीक बात है। तो या तो आपको ऐसे करके दिया जाएगा एक्स वाई। क्या एक्स वाई को ही ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एक्स आई प्लस वाई जे? ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो अगर कोई इस तरह का आर में कोई एक्सप्रेशन लिख रहा हो तो उसमें से एक्स निकाल लो, वाई निकाल लो, तब भी काम हो जाएगा। सही है क्या? तो देखिए ये वाला सवाल जैसे दिया है आर टी यानी कि पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे वेरी कर रहा है? 15t² आई प्लस 4 माइनस 20t² जे, ऐसा दिख रहा है। ठीक है क्या? तुमने उस दिन एक ऐसा सवाल पूछा था जिसमें एक्स था वाई था अलग अलग, इसमें से एक्स और वाई अलग अलग निकाल लो। आई का जो कोफिशिएंट है वो एक्स हो गया और ये वाई हो गया। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 15t² और वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 माइनस 20t²। ठीक है, अब जो पूछा है करते रहो इसके साथ। ठीक है ना। कोई तुमको पूछे कि वेलोसिटी के रिलेशन बता दो क्या है, तो वी एक्स आई वी वाई जे वेलोसिटी बता दो एक बार डिफरेंशिएट करके। एक और बार कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है जी। और चलो इसमें एक चीज़ नहीं पूछी है, मैं बता देता हूँ। इसमें अगर मुझे इसमें पूछा है कि ये किस पाथ पे चलेगा, उस पाथ का इक्वेशन बता दो। इक्वेशन ऑफ पाथ बताना है मुझको। ऐसा कभी भी पूछा जाए, ठीक है ना, तो क्या करना होता है? इसमें जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करना है। तो इक्वेशन ऑफ पाथ निकालने का सीधा तरीका है कि टी को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, टी को एलिमिनेट कर दो भाई। ठीक है, तो यहाँ से t² की वैल्यू निकालो, दूसरे वाले में रख दो। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 20। t² की जगह क्या रख दो यहाँ पे? बस ऐसे। तो देखो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ रहा है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो पार्टिकल है दैट विल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। सही है क्या? और बताइए पेज नंबर 82 पे ही क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 at page number 82. A car runs at a constant speed on a circular track of radius 10 meter, taking 6.28 in each lap. यानी कि हर एक राउंड में जो उसको टाइम लगता है, ऐसे चल रही है भाई कार सर्कुलर पाथ पे, तो कुछ रेडियस होनी चाहिए उसकी। सही है क्या? तो इसमें जो पूरे पाथ में टाइम लगता है वो कितना लगता है? 6.28 6.28 सेकेंड। ये कुछ नंबर कुछ जाना पहचाना है? 6.28 बोलो। ये कितनी दे रखी है? 10 मीटर। तो कार ने जो टोटल डिस्टेंस कवर करी है वो किसके बराबर होगी? पेरिफेरी के बराबर। ठीक है, वो कितनी होती है? 2 पाई आर। 2 पाई कितना? 3.14 इंटू 10। ये सब कितना हो जाएगा बताओ? 62.8 हो जाएगा कि? ठीक है, और टाइम दे रखा है और कुछ कुछ तो पूछा है भाई। अब देख लो, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड तो क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ऐसे करके हो गया। और एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट है 0। क्या कहते हो? सही है। अच्छा, और बताइए 7। पार्टिकल मूव्स इन द ईस्ट डायरेक्शन विद 15 मीटर पर सेकंड फॉर 2 सेकंड एंड देन नॉर्थवर्ड फॉर 5 मीटर पर सेकंड फॉर 8 सेकंड एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज। पहले ऐसे करके चलता है,
और फिर ऐसे चलता है, कुछ इस तरह का दे रखा है मुझको। ठीक है, पहले ईस्ट की तरफ जाता है, फिर नॉर्थ की तरफ जाता है। जो ईस्ट की तरफ जाता है वो कितनी स्पीड से जाता है, 15 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पे चल रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, और कितने टाइम के लिए चला, 2 सेकंड के लिए। यहाँ पे कितने चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से, और कितनी देर के लिए चल रहा है, 8 सेकंड के लिए चल रहा है। डन। ठीक है जी, ये वाली डिस्टेंस निकाल पाओगे कितनी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू कितना हो गया, S1 इज इक्वल टू 30 मीटर। ये वाली डिस्टेंस निकाल पाओगे कितनी है, कितना हो गया, 40 मीटर। ऐसा, अब क्या पूछा है तुमको, तो क्यों निकाल रहे हो तुम ऐसा। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 70, 30 और 40। टोटल टाइम कितना हुआ, 10। लो, हाँ, वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए क्या चाहिएगा, ये चाहिएगा डिस्प्लेसमेंट। ये कितना हो बताओ, 50 है क्या, ये 30 है, ये 40 है, तो 50 होगा। ठीक है ना, तो 50 हुआ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना लगा है, ये 5 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, एवरेज, और ये क्या है, एवरेज स्पीड। ऐसा, ठीक है क्या, ये तो आसान सवाल है बिल्कुल, क्यों नहीं किए तुमने। पेज नंबर 87 पे पहला सवाल, इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, एक्सेलरेशन इज इतना देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 18th सेकंड। इसमें तो सीधे सीधे वो फॉर्मूला लगना है, एक स्पेशल सेकंड में चली हुई डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। एक पर्टिकुलर nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है उसको कैसे बताते हैं, कौन सा फॉर्मूला होता है बताओ। अरे वो इक्वेशन निकाली थी कुछ, एस एन में से एस एन माइनस वन हटा दो तो जो बचेगा वो क्या आया था, वो याद नहीं है, ऐसा हो गया। इसमें वैल्यू रखनी है बस, और कुछ क्या बचा है। यू की वैल्यू कितनी है दोस्त, एक्सेलरेशन, और एन कितना, ठीक है। और बताइए, एट, body sliding on a smooth inclined plane requires 4 seconds to reach the bottom after starting from rest at the top. How much time does it take to cover 1/4 the distance starting from the top? ठीक है जी, फिगर बना लीजिए पहले। कैसे, ऐसे कोई इंक्लाइन रहा होगा, यहाँ से एक बॉडी को छोड़ा जाता होगा, और ऐसे करके स्लाइड करके वो नीचे जाती होगी। ठीक है ना, तो मुझको कुछ बता रखा है इसके बारे में कि उसको 4 सेकंड लगते हैं, यहाँ से t इज इक्वल टू 0 से लेकर के, और ये क्या, t इज इक्वल टू 4 तक वो यहाँ पहुँच जाती है। स्टार्ट कैसे करती है, रेस्ट से स्टार्ट करती है, ऐसा भी दिया है मुझको, सही है क्या। हाँ हाँ, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम बदल सकते हो अपना। अभी तो वैसे उसकी आवश्यकता है नहीं, तो सिंपल हो जाएगा। तुम बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ तो लेंथ रही होगी, वो लेंथ इसने 4 सेकंड में कवर करी है। और दूसरी कंडीशन में क्या बोला है अपने को, कहाँ था भाई, हाँ, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर द 1/4 ऑफ द डिस्टेंस। तो अगर मान लीजिए वाली पूरी जो लेंथ थी यहाँ से लेके यहाँ तक वो थी L, तो मैं कितना कवर करवाना चाह रहा हूँ इसको, L/4, तो यहाँ तक कितने टाइम में पहुँचेगी, ऐसा पूछा है आपने। वो ठीक है। अच्छा बताइए, जब ये ऐसे करके नीचे जा रही होगी तो क्या इसकी स्पीड बढ़ती जा रही होगी, फाइन, तो एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो फिर अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए कुछ इक्वेशन लिखना चाहूँ, कौन सी इक्वेशन लिखूँ। एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है, जी के अंडर तो जा रही है भाई, जी का एक कॉम्पोनेंट तो लग रहा है इधर की तरफ। हाँ, बस ऐसा लिख दो, तो L इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ AT²। ठीक है जी, तो S कितना है, L, U कितना है 0 प्लस हाफ ऑफ A पता है तुमको, नहीं पता, 4 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू L। एक्सेलरेशन निकालने के लिए वाली कंडीशन दी हुई थी, ठीक बात है। अब सेम ही एक्सेलरेशन लगेगा जो 1/4 ऑफ उसके लिए जा रहा है, उसके लिए कर दो भाई कि L/4 शुड बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ ऑफ A इंटू ये टाइम निकालना मुझको कितना है,
तो L/4 ये कितना हो गया 1/2 और तुम कितना हो रहे L/8 और t²। तो t² इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्त? अरे कितना हुआ? t कितना आ गया? ठीक है क्या? अब थोड़ा डेटा देख, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में तो कितना टाइम लगा है, और 1/4 डिस्टेंस यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है? 2। इसका मतलब और टोटल कितना था ये? आधे टाइम में तो यहाँ पहुँच गई है, और बाकी आधे टाइम में 3/4 ऑफ द डिस्टेंस कवर किया है। एक्सेलरेटेड मोशन है तभी तो हो सकता है ऐसा। बोलो और बताइए। हम्म, ये नोट करते जा रहे हो तुम? ये समझ में आ रहा है? आसान लग रहे हैं सवाल तो। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखो, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, the body starts from origin and moves along the x-axis such that velocity at any instant is given by this। तो ये जो दे रखा है 4t³ माइनस 2t, 4t³ माइनस 2t, ये क्या चीज़ है? वेलोसिटी है ऐसा, ठीक है जी। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन स्टार्ट मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो लीनियर मतलब 1D मोशन हो गई, ठीक है जी। देखिए ये सारी चीज़ पहचाननी होती है, थोड़ी डेकोरेशन के लिए थोड़ी लिखा है ये सब कुछ कि मूव अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो क्या हो गई है? 1D मोशन हो गई, उसके लिए काम किया जा रहा है। फिर वेलोसिटी दे रखी है, फाइन। ये वेलोसिटी देख के तुमको क्या फीलिंग आ रही है बताओ? कैसी मोशन है ये? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि t की पावर 3 तक जा रहा है। फिर अपने को क्या पूछा है? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है, कैसे निकालूं इसको? डिफरेंशिएट कर दो जी, चलो कर देते हैं डिफरेंशिएट। dv/dt शुड बी इक्वल टू कितना लिखो दोस्त? हाँ, -2। ऐसा, ये क्या चीज़ आई? एक्सेलरेशन। अपने को एक्सेलरेशन कब पूछा है? जब वो 2 मीटर पे हो। अब मीटर रखने की तो यहाँ जगह है नहीं, है ना, हमारे पास तो टाइम है। तो अगर मुझे ये पता होता कि जब x इज इक्वल टू 2 मीटर होगा, उस टाइम पे टाइम कितना होगा, उस इंस्टेंट पे टाइम क्या होगा, तो मैं t की जगह वो रख पाऊंगा ना। इसका मतलब मुझे x और t का रिलेशन भी चाहिए। मतलब तुमको सवाल समझ में आ रहा क्या है? उनको पूछा है कि हमको चाहिए एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 2, लेकिन मेरी जो इक्वेशन है उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें तो ये लिखा हुआ है कि तो कुछ चाहिएगा ना कुछ ऐसा। मुझे तो t रखना है यहाँ पे, लेकिन t है नहीं मेरे पास, तो फिर क्या करूँ मैं? जो ये x दे रखा है पहले उस पे t निकाल लो कि जब वो x इज इक्वल टू 2 मीटर पे था उस टाइम पे t कितना था, ऐसा निकाल लो पहले। कैसे निकालोगे? तो इसका मतलब तुम्हें x और t में रिलेशन चाहिए, ठीक है। कहाँ से लाओ? इसको क्या करो, dx/dt, ऐसा, तो ये dt और इंटीग्रेट, ठीक है जी। तो मुझको क्या बोला है? ओरिजिन से शुरू करती है। अगर ओरिजिन से शुरू करता है तो इनिशियल लिमिट तो जीरो हो गई, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे जीरो, इसलिए कहा जाता है कि हाँ ओरिजिन से शुरू कर रखा है, ठीक है ना। टाइम t पे x, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया x, ये कितना हो गया t की पावर 4 हो गए, और माइनस ये कितना हो गया t², और लिमिट 0 टू, तो t की पावर 4 माइनस t² इज इक्वल टू x। ये हो गया एक रिलेशन x और t का। अब क्या करूं? हमको चाहिए जब x इज इक्वल टू 2 है उस टाइम पे t क्या है। अच्छा, तो मैंने इसको 2 रख दिया, और अब मैं t कैलकुलेट करूंगा कितना है। तो मैंने इसको लिख लिया फिर t² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह की इक्वेशन हो, इसको सॉल्व करना है मुझको। ये कैसे करूं? ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की लग रही है, तो एक क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर लो तो t² रूट में आ जाएगा क्या? चलेगा, मैं थोड़ा सा एक स्टेप और लिख दूं चलो तुम्हारे लिए, तब शायद तुम समझ जाओ। ऐसा लिख लूँगा इसको, ये क्या कहते हैं इसको, जो किया मैंने, ये जो मैंने किया -t² को ऐसे लिख दिया, इसको क्या कहते हैं? ये कुछ होता है ना फैक्टराइजेशन मैथ्स में जो करते हो, 3 4 5 मेथड होते हैं ना ऐसे करने के, तो वही एक, ठीक है ना। ये कर दिया मैंने, इन दो को एक टर्म बना, इन दो को एक टर्म बना, ये t² कॉमन लो, क्या आ जाएगा t² माइनस
टू, और प्लस वन कॉमन लोगे, टी स्क्वायर माइनस टू, ज़ीरो। तो टी स्क्वायर माइनस टू और टी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब जो ये वाली चीज़ है ये तो ज़ीरो हो नहीं सकती, सही बात भाई, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या जा सकती है, ज़ीरो। तब भी क्या रहेगी, वन रहेगी। तो ज़ीरो कौन है, इसका मतलब ये हो सकता है ज़ीरो, कि अगर टी स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो हो, कब होगा, जब टी स्क्वायर टू होगा, तब टी क्या होगा, रूट टू। समझे क्या? अब ये वैल्यू उठा करके इसमें रख दो। ठीक है दोस्त, तुमको बस ये देखना है कि मुझे पूछा क्या है और मैं वहां तक कैसे पहुंचूं। उसके लिए थोड़े थोड़े रिलेशन, कुछ इक्वेशंस, कुछ फॉर्मूले, ये सब यूज होते हैं, उतना हमने किया। ठीक है, क्या भारी काम तो नहीं था भाई, एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ा कि एक्स और टी का रिलेशन चाहिए था, फिर मैं तो मैंने निकाला एक्स और टी का रिलेशन। ठीक है जी, और बताइए। देखिए ये मेंस लायक सवाल है, ऐसे मेंस में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले जो तुम पूछ रहे थे वो सब बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, वो तो एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, पूछा क्या है उसका फॉर्मूला लगाओ तो आ जाएगा। ये बिल्कुल मेंस लायक सवाल है। और बताइए। तुम लोग का कोई ग्रुप बना हुआ है यहाँ पे व्हाट्सएप का? हाँ, अच्छा, और वो इनएक्टिव सही है ऐसे भी। ठीक है, कौन, दो प्राणी नहीं है ना? और बोलो भाई लोग। 98 पे 14 देखे। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विज मूव अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस वेरीज विद पोजीशन। ए और एक्स का ग्राफ दे रखा है भाई। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू पॉइंट, सॉरी, velocity of the particles 0.8 at x is equal to 0 and the velocity of the particle is x is equal to 1.4 कितना होगा? ठीक है, तो एक अपने को ax का ग्राफ दिया है भाई लोग, क्वेश्चन नंबर 14 ऑन पेज नंबर 98, अपने को ग्राफ दिया है a और x का। ठीक है, क्या ऐसे गया और ऐसे गया, फिर ये फाइनली दिया है मुझको 1.4, ये वाला दिया है 0.8 और ये वाला दिया है 0.4 और 0, और ये वैल्यू कितनी है 0.2 और ये वाली है 0.4, ऐसा दिया है। एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में और ये है मीटर में, और फिर अपने को बोला है कि एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो वेलोसिटी इज 0.8 मीटर पर सेकेंड, ऐसा दिया है। तो मुझको पूछा है कि वेलोसिटी बता दो एट एक्स इज इक्वल टू 1.4 पे वेलोसिटी, ऐसा बता दो। सही है क्या? चलेगा, तो क्या करना चाहिए बताइए, क्या समस्या लग रही है इसमें तुम्हें? सही बात है, सही बात है। एरिया जो चीज़ देता है वो क्या होती है, जैसे वीटी ग्राफ होता है उसका जो एरिया होता है वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन, तो वो देता है चेंज इन पोजीशन, है ना। एटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, वी टू माइनस वी वन। तो सिमिलरली जो ए एक्स ग्राफ है उसका चेक कर लो कि इसका एरिया क्या देगा। एरिया क्या देगा ये बात कैसे निकालते हैं, y में जो भी कुछ यूनिट है और x में जो यूनिट है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उससे मिल जाता है क्या यूनिट से। y पे क्या यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है मीटर, तो क्या लग रहा है ये मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है ना, तो क्या देगा ये, चेंज इन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी देगा ये। जैसे 1.4 को निकालना है तो बहुत पतली लाइन है सर, अगर उसको डिफरेंशिएट करने में डिफरेंशिएट करके आएगा नहीं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो तब होता है ना जब कुछ वेरिएबल चीज़ दिखा रहे हो, कांस्टेंट का करोगे तो जीरो ही आएगा। डिफरेंशिएशन तो हमेशा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते आप, उसके लेफ्ट राइट में डिफरेंशिएशन करते हो। जब आप मैथ्स में लिखते हो तो मतलब एफ और एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स माइनस एच करते हो ना, थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट जाके देखते हो ना।
अब तुम कहो मैं तो इस वाले पॉइंट के थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट जाके देखूंगा तो कांस्टेंट ही दिखेगा, उसमें क्या दिखेगा? ठीक है वाला। तो इसलिए मतलब वो तो जनरलाइज करना पड़ेगा मुझको। ठीक है दोस्त, तो क्या मिलेगा इससे? चेंज इन वेलोसिटी के स्क्वायर, ऐसा करके। ठीक है क्या? तो इस सारे का एरिया निकाल लो यहाँ तक का, और वो मुझको क्या देगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऐसा करके देगा। चलेगा? और बताओ। कहाँ है, क्या है? हाँ, का स्क्वायर और v पूछा है, तो इसलिए हमने 1.4 तक का एरिया निकाला। नहीं नहीं नहीं, v माइनस यू का होल स्क्वायर अलग चीज़ होती है भाई। इसका जो एरिया है वो क्या दे रहा है तुमको? वेलोसिटी दे रहा है, वेलोसिटी के स्क्वायर दे रहा है, वेलोसिटी के स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर। ऐसा इसका मतलब है हर जगह पे v स्क्वायर टाइप का दे रहा होगा। तो फिर यहाँ में और यहाँ में किस चीज़ का डिफरेंस हुआ? वेलोसिटी के स्क्वायर का डिफरेंस हुआ ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हुआ ना, v माइनस यू का होल स्क्वायर क्यों हुआ? ठीक है क्या? करके देखोगे तो एक आध चीज़ और सोचनी पड़ सकती है, जब करके देखोगे तो बताया जाएगा। फोर्थ पेज नंबर 99 पे, लेट v एंड a डिनोट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन रिस्पेक्टिवली फॉर अ बॉडी। ओके, कौन सा ऑप्शन? डी। द डायरेक्शन ऑफ a मस्ट हैव सम कोरिलेशन विद द डायरेक्शन ऑफ v। नहीं, क्यों कोरिलेशन क्यों होना चाहिए? a can be 0 when a can be 0 when v is equal to 0। हाँ, a can be non zero when v is equal to 0। हाँ, हो सकता है। a must be 0 when v is equal to 0, ये नहीं है। a may be 0 when v is not equal to 0, हो सकता है ऐसा। डायरेक्शन ऑफ a must have some correlation with डायरेक्शन ऑफ v। क्यों होना चाहिए कोरिलेशन? तो इसमें तो मस्ट वर्ड लिख रहा है, ठीक है ना। मे कहता तो ठीक है फिर हो सकता था, लेकिन मस्ट पे तो नहीं, ठीक है ना। हमेशा तो जरूरी नहीं कि ऐसा कुछ हो। हाँ बोलो बोलो। ना 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 ना, इसका तुम होल स्क्वायर क्यों कह रहे हो कि ये इसके डिफरेंस का होल स्क्वायर देगा? ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? नहीं, होल स्क्वायर हमने करा है ना सर। क्यों? सिर्फ इसके फॉर्म में इक्वेशन आ गई ना मेरे दोस्त, ये कहाँ से आया? ये क्या चीज़ है? ये कहाँ से सर। आया? यू तो है ही ना हमारे पास। अरे है तो तुम्हारे पास, तुम क्यूब क्यों नहीं कर रहे तुम इसका? सर ऐसे इक्वेशन क्यूब क्यों नहीं कर रहे हो तुम इसका? सर पता नहीं। और कर ही क्यों रहे हो? v माइनस यू क्यों नहीं लिख रहे? बताओ। स्क्वायर कहाँ से निकाला तुमने? कहाँ से निकाला तुम सबने स्क्वायर? यहाँ से। ठीक है कि यूनिट में क्या आ रहा है? मीटर पर सेकंड और उसका स्क्वायर। ये क्या चीज़ हुई? ये तो वेलोसिटी का स्क्वायर हुआ, इसलिए क्यूब नहीं करना मैं, क्योंकि एरिया में जो डायमेंशन आ रही है वो किस चीज़ की आ रही है। ठीक है, तो जैसे अगर ये ग्राफ होता 80 तो ये क्या देता? चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी। अगर ये ग्राफ होता वीटी तो ये क्या देता? चेंज इन पोजीशन, चेंज। इसको समझो, इसको क्या क्या लिखोगे ओपन करके? v2 माइनस वी1 लिखोगे क्या? इसको ओपन करोगे तो क्या लिखोगे? r2 माइनस r1 लिखोगे। सिमिलरली अगर x और a का ग्राफ देखूं तो क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी का स्क्वायर। अरे जो कुछ यहाँ से आया डायमेंशन उसका चेंज देगा ना। इसको ओपन करोगे तो क्या लिखोगे? v माइनस यू का होल स्क्वायर लिखोगे क्या? नहीं, क्या लिखोगे? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, इज इक्वल टू क्या? एरिया अंडर द ग्राफ, ऐसा। ठीक है क्या? v स्क्वायर वो निकालनी है मुझे 1.4 पे, तो इसलिए मैंने यहाँ तक का एरिया लिया है। और v u कितना है वो तो मुझको x इक्वल 0 पे ये दे रखा है। ठीक है, तो सारा एरिया कैलकुलेट करो जो भी कुछ है, ये ट्रेपेजियम
रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्क्वायर जो भी है ये सब करो और ये लिखो। अभी बात समझ आए वाली, ठीक है, कि किसका डेल्टा है ये। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि डेल्टा वी का स्क्वायर, ये नहीं है, ये डेल्टा ऑफ वी स्क्वायर है, डेल्टा ऑफ यानी कि चेंज ऑफ वी स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे समझने में कुछ भी दिक्कत आ रही है भाई, इंटीग्रेट करो फिर। और बताइए, इतने किए हैं बस? नहीं नहीं, आगे किए नहीं किए वाले, क्यों? ये तुमने कराए थे जो यार, ऐसा मत कर यार, बहुत जल्दी करना होता है देख। जिम भले ही थोड़ा कम कर दे, सवाल कम नहीं होने चाहिए दोस्त। अब देखियो जेई मेन के कितने सवाल हैं, देखियो, देखो तक कैसे करेगा इतने सारे, है ना। 2 दिन की छुट्टी है, अगर 1 दिन की छुट्टी दी है ना, 1 दिन की छुट्टी है भाई, वो तो फुल्ली यूटिलाइज होनी चाहिए वो। पेज नंबर 103 पे क्वेश्चन नंबर 2। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए कार एंड स्कूटर आर शोन द फिगर। एक ग्राफ दिख रहा है मुझे तो, स्कूटर कार कहाँ है ये लाइन खींच रखी है ऐसे। द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एंड द स्कूटर इन 15 सेकेंड एंड द टाइम एट विच द कार विल कैच अप विद द स्कूटर आर रेस्पेक्टिवली। और ये है वीटी ग्राफ, ठीक है, देखिए भाई, ये है टाइम और ये है वी, और ऐसे गया और ऐसे गया। ये किसका ग्राफ है दोस्त? ये तो कार का है, ये ए बी करके कुछ लिख रखा है, ये ओ लिख रखा है, और ये वाली वैल्यू कुछ लिखी हुई है, ये वाली वैल्यू कुछ लिखी हुई है। कितनी लिख रही है वाली वैल्यू? 15, और ये कितनी लिखे? 25, 25 लिख रहा है ऐसा। और स्कूटर कहाँ है भाई? ये कितना है? 45, और स्कूटर है 30 पे, तो ये स्कूटर है। ऐसा, ठीक है जी। अब क्या पूछा है अपने को? पहला पार्ट पूछा है अपने को, ये जेईई मेन 2018 का सवाल है। डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एंड द स्कूटर इन 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में दोनों की चली हुई डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होगा? ठीक है, कार ने 15 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस चली है, ये बात कैसे बताऊं? वीटी ग्राफ का क्या चीज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा? एरिया। तो भाई ये वाला एरिया निकाल दो सारा, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, यही तो है। ये कौन सा ग्राफ है दोस्त? वीटी। वीटी ग्राफ का एरिया विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट, और स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही होंगे दोनों। तो भाई ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया निकालना मुझे, कितना हो जाएगा बताओ? 1/2 45 इंटू 15, इतना करके एरिया हो गया, ठीक है। स्कूटर ने कितना चला? स्कूटर वाले ग्राफ का एरिया, स्कूटर वाला ग्राफ कौन है? ये वाला ग्राफ है, तो ये कितना हो गया स्कूटर का? हाँ, 15 और इंटू 30, लो ये वाला हो गया। ये डिस्टेंस किसका? कार का। और ये डिस्टेंस किसका? स्कूटर का। कितने टाइम में? 15 सेकेंड में। ऐसा हो गया एक तो। दूसरा फिर अपने को बोला है, अच्छा डिफरेंस पूछा दोनों का, है ना, तो दोनों का डिफरेंस कर दो भाई, किसका कम ज़्यादा हो रहा होगा वो अपने आप करके आ जाए, डिफरेंस कर दोगे, पहली चीज। दूसरा, द टाइम एट विच कार विल कैच अप विद द स्कूटर। कार कब स्कूटर को पकड़ लेगी? अब तो सोच के, एक एक बालक यहाँ से दौड़ता हुआ जा रहा है, हौले हौले जा रहा है बेचारा, है ना, और जब वो यहाँ पहुँच गया ना, फिर तूने चलना शुरू करा है यहाँ से, और तुझे कहा है कि तू उसको पकड़ ले जाके या उसे ओवरटेक कर। कब होगा भाई? डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। जब तू यहाँ से चलना शुरू करेगा तो वो क्या रुक जाएगा? वो भी तो चल रहा होगा आगे। मान लो कि तुम दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पकड़ा, तो शू से निकल जाएगा ना फिर आगे एकदम। तो वेलोसिटी थोड़ी सेम होनी चाहिए, क्या सेम होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। तो मुझको ये पूछा है कि कहाँ पे दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा।
तो किस टाइम के लिए दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा, ऐसा निकालना है मुझको। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूं ऐसी कोई भी टी टाइम पे, कि मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूं ऐसे कि दिस इज टी, और इस टी तक दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, एरिया से। तो कार का जो डिस्प्लेसमेंट है क्या वो ये वाला हो गया, ये हो गई एक ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया लिख लूंगा यहाँ पे, अरे सही है, इज इक्वल टू स्कूटर का डिस्प्लेसमेंट ये वाला सर, ये तो रेक्टेंगल ही है सिंपल, है ना। कितना हो जाएगा रेक्टेंगल का 30, और इनटू ये कितनी है टी, 30t, और ये कितना हो जाएगा ये वाला, और प्लस रेक्टेंगल। तो ये वाला एरिया कितना है, ट्रायंगल का एरिया कितना है 1/2, 45, 15, और प्लस ये कितनी है पूरी 45, और सॉरी इनटू ये 15 माइनस, सॉरी हाँ टी माइनस 15, ऐसा लो भाई, ये एक इक्वेशन बन गई, टी के लिए सॉल्व कर लो। ठीक है क्या, ये देखो मैं तुमको तीन चीज़ बता रहा हूँ बस, कि कोई भी ग्राफ देख के क्या चाहिए मुझको, एक तो उसका एरिया क्या देता है, और उसका स्लोप क्या देता है, ठीक है ना, और तीसरा अगर बाय चांस कुछ लिखना पड़ जाए तो फिर इक्वेशन लिखनी पड़ेगी मुझको। इक्वेशन बन जाएंगी, इक्वेशन बनाने में क्या दिक्कत है, पर आने दो ऐसा सवाल कोई, तभी देख लेंगे, नहीं तो मैं अलग से करा दूंगा इक्वेशन बना के क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4, a person standing on an open ground hears a sound of a jet aeroplane। एक जेट एरोप्लेन की साउंड सुनी है भाई इसने, कमिंग फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से आ रहा है भाई वो प्लेन, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड लेवल, ठीक है ना, ओके। बट ही फाइंड्स द एरोप्लेन राइट वर्टिकली अबव हिज पोजीशन, इफ v is the speed of the sound then the speed of the plane is। ठीक है, तो पहले पूरी सिचुएशन को अगर आप एक पिक्चर में डाल सको तो वो पिक्चर कैसे बनेगी, कि यहाँ पे ऐसे करके ग्राउंड रही होगी, एक आदमी यहाँ खड़ा होगा, ठीक है ना, नॉर्थ किधर रहा होगा, सपोज इधर की तरफ नॉर्थ है, मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ऐसे, और इधर की तरफ नॉर्थ है, तो नॉर्थ से 60 डिग्री पे 60 कहाँ चला गया, कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड लेवल। इसका मतलब यहाँ से एक एरोप्लेन आ रहा है ऐसे, तो ग्राउंड लेवल से 60 डिग्री पे एरोप्लेन है, मतलब वहाँ से जब उसने आवाज़ सुनी तो उसको उसने वहाँ देखा, सही है क्या। तो जब आवाज़ वहाँ से आ रही है लेकिन प्लेन कहाँ है उसके सिर पे देखा उसको प्लेन अपने, यहाँ पे दिखा प्लेन, तो ठीक बात है क्या, अरे सही, जैसे पाकिस्तानियों को दिखे होंगे अभी, है ना, कि वो वर अ प्लेन, और इतने में तो मिसाइल गिर गई यहाँ धड़ाम, ठीक है भाई। साउंड की स्पीड से कितने कितने गुना स्पीड पे चल रहे हैं प्लेन, क्या कहते हैं ये चीज़ को, क्या कहते हैं, हाँ मैक स्पीड कहते हैं इसको, कि साउंड की स्पीड से आप कितने ज़्यादा स्पीड पे चल रहे हो, तो 8 मैक 10 मैक कितने की स्पीड है, ऐसा। अभी जो इन्होंने टेस्ट किया है, चाइना ने टेस्ट किया है अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही टेस्ट किया है, जो अपना 6th जनरेशन टेस्ट कर रहे हैं वो, उसकी स्पीड क्या है 8000 मीटर पर सेकेंड, मतलब 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड है, तो 330 मीटर पर सेकेंड जो है वो साउंड की स्पीड है, तो उसके कितने टाइम्स है वो, है ना। जैसे 990 हुआ तो 990 कितना हुआ, फिर 3 मैक, ऐसा करके हुआ है ना, ठीक है। मतलब मैक नंबर याद रखना, मैक नंबर का क्या मतलब होता है, मैक नंबर मतलब स्पीड ऑफ साउंड के कितने टाइम्स है जो स्पीड है। तो भाई देखो इस आदमी को क्या फीलिंग आई है कि अच्छा प्लेन तो वहाँ है अभी, ठीक बात है, और प्लेन, उसको प्लेन से क्या मतलब, उससे तो आवाज़ आई होगी ना, वो सुनी है उसने, तो जब तक आवाज़ यहाँ से यहाँ पहुँची है तब तक प्लेन यहाँ से यहाँ पहुँचा है, तो आवाज़ जो यहाँ से यहाँ पहुँची है उसके लिए तो लगी है वेलोसिटी ऑफ साउंड, और जो प्लेन यहाँ से यहाँ पहुँचा है उसके लगी है प्लेन की स्पीड, ऐसा लगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कुछ मानूँ कि s है, ये वाला एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल भी 60 होगा, तो क्या मैं ये वाला बता पाऊंगा कि क्या है, ठीक है। रिवर्स में ले लो, मान लीजिए कि अगर ये वाली डिस्टेंस s है तो क्या ये उसका एक कंपोनेंट है s cos 60, सही है क्या। तो टाइम t इज इक्वल टू जितने टाइम में साउंड यहाँ से यहाँ तक पहुँची है वो टाइम कितना हो गया s अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड,
और वही सेम टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगा प्लेन को, तो वो क्या हो गया एस कॉस 60 अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्लेन, ऐसा हो गया। तो लो भाई एस तो कैंसिल ही हो गया दोनों साइड से। वेलोसिटी ऑफ साउंड तुमको दे रखी होगी या पता होती है, तो अपने को क्या चाहिए बस, ठीक है, पिक्चर सही क्रिएट कर दो बस, आधा सवाल हो जाएगा। 330 लिख दो, मतलब एक्चुअली ना, अच्छा वी दे रखी है ना, हाँ वी तो दे रखी है, तो बस हो जाएगा cos 60, तो v/2 आ रहा होगा बस, v/2 2v, ठीक है बालक। और बताइए बाकी जनता भी देख लो भाई लोग, कहाँ कहाँ पे तुम्हारा कोई सवाल है। ये देखो फिर ग्राफ का सवाल बिल्कुल ही आसान। 13 ओके, वाटर ड्रॉपलेट आर कमिंग फ्रॉम एन ओपन टैप एट ए पर्टिकुलर रेट, ठीक है जी। तो कोई तो एक नल खुला रह गया, उसमें से ड्रॉप ड्रॉप करके पानी की बूंदें गिर रही हैं, ठीक है दोस्त। जैसे ही वो ड्रॉप निकलती हुई, उस बेचारी का तो नाम ही ड्रॉप है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, ठीक है। तो ये हो गया टैप, सपोज यहाँ से जब एक ड्रॉप निकलती है तो ले भाई ड्रॉप ही है, तो u इज इक्वल टू 0 से चलती है, और फिर ग्रेविटी में आ जाती होगी। ग्रेविटी में वही 9.8 10 जो दिया है वो फॉलो करेंगे। तो स्पेसिंग बिटवीन अ ड्रॉपलेट ऑब्जर्व एट 4th सेकेंड आफ्टर इट्स फॉल टू द नेक्स्ट ड्रॉपलेट, नेक्स्ट मतलब पांचवी, सॉरी, द स्पेसिंग बिटवीन अ ड्रॉपलेट ऑब्जर्व एट 4th सेकेंड after its fall to the next droplet is 34.3, at what rate the droplets are coming out of the tap, ठीक है जी। ऐसा है, तो कितनी किस रेट से ड्रॉप आ रही है, मतलब पर सेकंड कितनी ड्रॉप गिरती है, ऐसा कुछ पूछा है मुझको, ठीक है जी। यहाँ से एक ड्रॉप गिरी अभी है, फिर ये चलना शुरू करती है नीचे की तरफ, नीचे ऐसे करके चलना शुरू करती है, ये नीचे जा रही होती होगी, तब तक ऊपर से दूसरी फॉल हो जाती है कुछ, तो ऐसा करके कुछ चलता होगा। नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो, ये एक पर्टिकुलर सेकंड में चली हुई डिस्टेंस नहीं है शायद, स्पेस बिटवीन है ये। हाँ हाँ सही, बात भी सही है, स्पेस बिटवीन है ये। तो स्पेस बिटवीन द ड्रॉपलेट, दो ड्रॉपलेट हैं कोई, उनके बीच का स्पेस की बात हो रही है। स्पेस बिटवीन अ ड्रॉपलेट ऑब्जर्व एट 4th सेकेंड आफ्टर इट्स फॉल, एक को गिरे हुए 4 सेकेंड हो चुके हैं, है ना, और उससे जो दूसरे वाली है, उसके जो नीचे गिरी है वो मतलब मान लीजिए कि आप ये वाली ड्रॉप देख रहे हो, तो इसको उड़ते हुए भी कितना टाइम हो चुका, 4 सेकेंड। अब अगली वाली जो ड्रॉप है, ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 34 पॉइंट, सही है। अब ये कब गिरी होगी मुझको क्या पता, सही है क्या, वो तो रेट बताएगा यहाँ से, कोई बोले कि 1 सेकेंड में एक ड्रॉप गिरती है, अगर कोई मुझको बोले यहाँ से 1 सेकेंड में एक ड्रॉप गिरती है, तो इस वाली ड्रॉप को भी चलते हुए 4 सेकेंड हुए हैं, तो इसको कितना हो गया होगा, 5 सेकेंड हो गया होगा। लेकिन कोई बोले कि नहीं आधे सेकंड में एक ड्रॉप गिर रही है, वो ठीक है, आधे सेकंड में एक ड्रॉप गिर रही है, तो फिर इसको अगर 4 सेकंड हो गए चलते हुए, तो इसको कितना हो गया 4.5, तो मुझे रेट नहीं पता ना किस रेट से गिरी, वो रेट ही मुझको निकालना है, सही है क्या। तो इसके और इसके गिरने में जो ड्यूरेशन है, एक्चुअली वही वो टाइम है जिससे कि ये ड्रॉप्स गिर रही हैं। तो मुझे इसका टाइम क्या लिखना चाहिए कि इसको कुछ तो ज़्यादा टाइम हो ही गया है चलते हुए, बोल भाई, है ना। तो ये जो सेपरेशन दे रखा है मुझको, ये 34 पॉइंट, ठीक है जी, ये वाला सेपरेशन मान लीजिए है S1, ये जो डिस्टेंस ये चल चुका ये वाला है S2, तो क्या S1 को आप लिख पाओगे हाफ ऑफ GT² और S2 को आप लिख पाओगे हाफ ऑफ G4+T², ठीक है जी। नहीं 34.3 तो ये है दोस्त, अरे वो ठीक है चलो, S2 माइनस S1 है मतलब ये, ठीक है। तो अब इसको क्या कर दो, S2 माइनस S1 शुड बी इक्वल टू G/2, तो कॉमन
टी प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ऐसा ये कितना दे रखा है, टी आ जाएगा इससे, समझा क्या, कितनी ड्रॉप पर सेकंड, उसका उल्टा कर दो जो भी टी है, टी आ गया मान लीजिए 1/2, यानी कि हर आधे सेकंड में एक ड्रॉप गिरती है, ठीक है ना, तो एक सेकंड में कितनी गिरी, दो, तो 2 ड्रॉप्स पर सेकंड है सर, जो भी टी आया उसका रिवर्स कर दो, 1/3 आ जाए मान लीजिए टी, तो टी इक्वल टू, फोर्थ सेकंड मतलब उसको गिरते हुए 4 सेकंड हो गए, यही तो मतलब हुआ ना इसका, है ना, फोर्थ सेकंड में चला हुआ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट थोड़ी पूछा है, वो तो अलग चीज़ हो जाती, वो तो मुझे दिया है कि अभी जैसे जब मेरी घड़ी में टी इज इक्वल टू 4 सेकंड दिखा है यहाँ पे, उस टाइम पे एक ड्रॉपलेट जो थी वो यहाँ पे है, तो उससे जस्ट नीचे वाली जो है उससे 34.3 मीटर नीचे है, तो इसको उड़ते हुए कितना टाइम हो गया, 4 सेकंड, इसको कितना हो गया, तो जितनी देर पहले गिरी थी उतना हुआ होगा, तो टी+4 कर दिया मैंने, वो जो टी है वो निकालना चाह रहा हूँ, टी एक्चुअली डेल्टा टी है वो, है ना, दोनों के बीच का ड्यूरेशन क्या है, ऐसा निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है दोस्त, मैं कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ, वो एक बार ट्राई कर लेना, नहीं आता तो कल फिर देखते हैं, और बताइए। और बोलो भाई लोग, कौन से पेज पे, 106 पे क्वेश्चन नंबर 27, body moving with a constant speed in a circle of radius 10 meter, body complete one revolution in 4 seconds, at the end of the third second displacement of the body, from the starting point, बॉडी कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इन 4 सेकंड, 4 सेकंड में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, तो उसमें क्या हुआ, एक रेवोल्यूशन का मतलब क्या दोस्त, ऐसा, तो अगर टी इज इक्वल टू 0 पे यहाँ होती है तो 1 पे यहाँ होती है, 2 पे यहाँ, 3 पे यहाँ, 4 पे वापस यहाँ, 4 सेकंड में एक पूरा करती होगी, तो जब 3 सेकंड पूरे हुए हैं यानी कि यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ r√2, 10√2 हो गया, हम्म? क्या समझ लिया तूने ऐसा, भला इसमें तो कह रखा है कांस्टेंट स्पीड, एक्सेलरेशन कहाँ से लाओगे फिर, और बताइए, ये बीच में जो तूने छोड़े हैं सब, इसका मतलब वो हो गए हैं तुझसे, ठीक है, अब इससे पूछना भाई, वो ठीक है, कहाँ पे, हाँ, हम्म, नहीं एक मिनट, फिर तो एस इज इक्वल टू यू हो गया, वो तो डायमेंशन ही खराब हो गई, नहीं क्योंकि वो फॉर्मूला यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही है, आप दूसरे का नहीं लगा पाओगे, तुम कहते मैं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाऊंगा, वो चल जाता, वो ठीक बात है, सॉरी, 3 इक्वेशन कांस्टेंट क्या चीज़ में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही तो हैं ये तीनों, हम कह रहे हैं जीरो पे भी लगा सकते हैं, जब एक्सेलरेशन जीरो तब भी लगा सकते हैं, लेकिन एस इज इक्वल टू वो नहीं लगा पाओगे, हम्म, जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, ए होना चाहिए वहाँ कुछ, ए ही जीरो है, फिर तो तुम क्या लिख रहे होगे, एस इज इक्वल टू यू लिख रहे होगे वहाँ पे, और बताइए बालक, और कुछ, स्लो कर रहा है तू काम, हाँ, देख ले तेरा दोस्त आया भी नहीं आज, इसीलिए वो कर रहा होगा 200 सवाल बैठ के, क्या नाम है उसका, हर्ष, कार्तिक, नहीं वो भी कार्तिक है, अच्छा, मुझे हर्ष, अच्छा हर्ष उसके भाई का नाम है, हर्ष वालियान, हम्म, अबे नाम लेते ही
नाम लेते, तेरा ही नाम याद कर रहा था भाई मैं, कि भाई जो है गांठ बांध के बैठा है आज के 200 सवाल नहीं होंगे तो जाऊंगा नहीं। और बोलो। हो पा रहे हैं आसानी से, इसका मतलब सवाल। अब बाकी जनता ट्राई नहीं करोगे तो नहीं होगा भाई, जल्दी करो, समय कम है, काम ज़्यादा करना है। चलिए आगे चलें तो। दोस्तों हमने ग्राफ कर लिया था, फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से सॉल्व होगी, ऐसा कर लिया था। ठीक है क्या, सही। चलो एक क्वेश्चन बताओ, जैसे ये एक स्टार्टिंग लाइन है, ये वाली है ना, यहाँ से एक आदमी चलना शुरू करता है, एक आदमी चलना शुरू करता है कांस्टेंट स्पीड से, और एक आदमी यहाँ से चलना शुरू करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन एफ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना शुरू करता है, रेस्ट पे था इनिशियली। ठीक है, कितनी देर बाद ओवरटेक कर लेगा बी ए को? ये ऐसे जा रहे हैं लाइन पे दोनों, टाइम ये अभी अभी किया भी था हमने, आफ्टर विच बी ओवरटेक्स ए। क्वेश्चन समझ गए हो? इंटीजर कहाँ आ जाएगा, मैं तो टाइम है ये। अच्छा क्या कंडीशन लगाओगे ओवरटेक करने के लिए, क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो कर दो सेम। कुछ टाइम टी बाद डिस्प्लेसमेंट देख लो कितना होना चाहिए। मान लीजिए कि ये तब तक यहाँ पहुँचा है ए, और बी जब यहाँ पहुँच जाएगा तभी तो माना जाएगा कि अब हाँ यहाँ से ओवरटेक कर लेगा, ऐसे ही तो होगा। ये बेचारा जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से चला हुआ है ऐसे करके, ये जा रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो शुरू में तो उसकी स्पीड कम रहेगी। जैसे मान लीजिए एक रेड लाइट है कहीं पे, रेड लाइट पे आप रुके हुए खड़े हो, ठीक है, और रेड लाइट जैसी ग्रीन होती है तो तुम अब गियर वेयर डाल के और चलना शुरू करोगे, तो तुम किस स्पीड से चलना शुरू करोगे? u = 0 से, ठीक है ना।
फिर अपना एक्सीलेटर चलाओगे, उसके बाद तुम्हारी वेलोसिटी धीरे धीरे बनती जाएगी। लेकिन जैसे ही लाइट ग्रीन हुई थी, एक आदमी थोड़ा भाई फॉर्चुनेट आदमी था बिल्कुल ही, कि वो आके बस यहाँ खड़े होने वाला था कि इतने में लाइट ग्रीन हो गई, तो वो तो चलता चला जाएगा ना, तो क्या वो तुमसे आगे निकल जाएगा, है कि नहीं? वो आगे निकल जाएगा और तुम अभी पीछे से धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा के आ रहे हो। तो जब तुम्हारी स्पीड बढ़ती 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 जाएगी धीरे, कभी तो ओवरटेक कर ही लोगे उसको। तो कब ओवरटेक कर लोगे? जब दोनों का डिस्प्लेसमेंट, ये चला हुआ डिस्टेंस ये सेम हो जाएगा, उसके बाद फिर तो आगे निकल जाएगा दूसरा वाला, ठीक है नहीं? तो ये काम हुआ कब? टी टाइम में हुआ सपोज। तो पहले वाले ने जो डिस्टेंस कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, वो कितना हो गया? u इंटू टी, क्योंकि उसकी तो मोशन एक्सेलरेटेड नहीं थी, ठीक है जी। दूसरा वाला, उसके जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? 0, और वो क्या कर रहा है? एक्सेलरेट एफ टी स्क्वायर, ऐसे करके। तो ये दोनों जब इक्वल हो जाए तब ओवरटेक हो जाएगा कि हाँ दोनों अब सेम जगह पे पहुंच गए वापस, ठीक है ना? तो कितना हो गया दोस्त? यू टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एफ टी स्क्वायर। तो टाइम एक तो आएगा 0 और एक आएगा 2u अपॉन एफ, ऐसा, ठीक है? तो 0 पे तो दोनों एक साथ थे ही, वो तो ठीक बात है, लेकिन मुझे तो दूसरा वाला टाइम चाहिए ना। तो क्या आंसर हो गया? 2u अपॉन एफ, ठीक है? कितनी देर बाद ओवरटेक कर लेगा दूसरे को? दूसरे वाले लगा दो थर्ड इक्वेशन, चल जाएगा। लेकिन वेलोसिटी का क्या करोगे? फाइनल वेलोसिटी कहाँ से लाओ? फाइनल वेलोसिटी थोड़ी सेम रखनी है अपने को। हाँ, किसका नहीं पता? वो तो कांस्टेंट से जा रहा है बेचारा। जब जब किसी रुकी हुई जगह से कार और बाइक साथ में चलना शुरू करती है तो कौन आगे निकलता है? अभी रुके हुए हो रेड लाइट पे, और एक कार है और एक बाइक है, कौन पहले आगे निकलता है? बाइक निकलती है पहले आगे, ठीक है? और जब हाईवे पे चल रहे हो और दोनों की रेस हो रही हो, तो मोस्ट प्रोबेबली दोनों अच्छे ड्राइवर है, बढ़िया है ना, दोनों में बढ़िया इंजन है, कौन जीतेगा? कार तेज चलती है, ठीक है? तो इनिशियली कार की वेलोसिटी है 0, फिर वो धीरे धीरे एक एक्सेलरेशन से उठना शुरू करती है। बाइक हल्की है, वो जल्दी एक्सेलरेट हो जाती है, तो वो जल्दी चलती है। तो बाइक तो खट से निकल गई कि कांस्टेंट स्पीड से बाइक चलती जा रही थी। कार धीरे धीरे आती है पीछे से, एक्सेलरेट करके वेलोसिटी बनाकर यहाँ फाइनली कार किसी पॉइंट पे ओवरटेक कर लेती है। तो जब बाइक कार को ओवरटेक कर रही होगी तो क्या दोनों की वेलोसिटी सेम होगी क्या? अभी दोनों की वेलोसिटी सेम होंगे, दोनों ऐसे चलने होंगे ना, पैरेलल टू ईच अदर, ऐसे चल रहे होंगे दोनों। ऐसा थोड़ी होता है। ओवरटेक करना किसको कहते हैं? कि ये ऐसे जा रहा था धीरे, दूसरा ऐसे शू ऐसे करके निकल गया। तो वेलोसिटी सेम थोड़ी होती है ओवरटेक करने पे। करना है मतलब ओवरटेक किसी सिंगल पॉइंट, उसे तो ओवरटेक कहोगे कि तेरे बराबर से कोई निकल गया, उसे तो कहोगे ओवरटेक। इसका मतलब जो मेरे बराबर था यहाँ पे, तो इसका मतलब मैं जहाँ से चला था और वो जहाँ से चला था, वो दोनों डिस्टेंस सेम होने चाहिए। तो ये वाला डिस्टेंस तूने चली और मैंने चली, वो सेम होनी चाहिए। अब तो आगे निकल गया भाई, ठीक है, ठीक है, ऐसा वेलोसिटी थोड़ी सेम होनी चाहिए, ठीक है? चलिए, एक इस तरह का ग्राफ दे रखा है मुझको, देखिए ए एक्स ग्राफ दे रखा है सपोज, ये ए है, ये एक्स है, ऐसा ग्राफ दिया है ए एक्स, और मुझको कन्वर्ट करना है इसको किसी दूसरे ग्राफ में, कन्वर्ट इन वी एक्स ग्राफ, ऐसा है सपोज। यह है कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स, कि एक टाइप का ग्राफ दिया है तो दूसरे टाइप का ग्राफ फाइंड आउट करना। फाइन, ग्राफ जब ड्रॉ करते हो तो इक्वेशन पता होती है तभी तो ड्रॉ करते हो, है कि नहीं? तो सबसे पहली बात है कि अगर ऐसे कोई ग्राफ कन्वर्ट करने को बोले, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक सवाल दे दिया, फिर नीचे 4 ऑप्शन ग्राफ में दे रखे हैं, तो कौन सा वाला होगा इसके कन्वर्जन का ये ग्राफ, ठीक है जी? तो क्या करते हैं उसके लिए? इक्वेशन चाहिए होती है। तो ये कहीं पे तो होगा x नॉट, ये कहीं पे तो होगा a नॉट, अपनी मर्जी से मान लो। ये स्केल्ड ग्राफ नहीं होते, ये सिर्फ रैंडम बस पूछा जाता है कि शेप का दिखेगा ऐसा। अगर मैं तुमको पूछूं कि इस लाइन का इक्वेशन बता दो, क्या है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, निकाल पाओगे? बताइए क्या होगा? x अपॉन एक्स नॉट और a अपॉन a नॉट इज इक्वल टू 1।
इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन है ये, सही है। ये इक्वेशन किन दो वेरिएबल में है, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट में। अपने को क्या पूछी है, तो अपने पास क्या इक्वेशन है ए एक्स में, अपने को कहाँ जाना है वी एक्स में। बताइए इससे इस पे कैसे जा सकते हैं, एक्सेलरेशन एक्स से वेलोसिटी एक्स पे कैसे जा सकते हैं। एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, डी वी अपॉन डी टी। तो अगर मैं एक ही जगह डी वी अपॉन डी टी रख दूं तो फिर तो वी और टी में आ जाएगा गेम। अपने को वी और टी में चाहिए क्या, नहीं, अपने को किस में चाहिए, v और x में चाहिए। तो क्या ये वाली चीज़ सही चलेगी। तो इस वाले इक्वेशन को थोड़ा सा ठीक कर लो, ऐसे 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स नॉट ऐसे लिख सकता हूँ। अरे इसको उधर ले लिया, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स नॉट इंटू ए नॉट। इस a को अब इन दोनों में से जो भी तुमको पूछा होता कि वी टी करो तो फिर अलग तरीके से करते, अपने को पूछा वी एक्स करो तो भाई फिर इसको क्या लिख दूँ, v और डी वी और अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना, ए नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स नॉट। ठीक है जी, इंटीग्रेट कर दो इसको ऐसा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ए नॉट, ये देखना x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x नॉट, ऐसा हो जाएगा क्या, बोलो। फाइन। अब चार ऑप्शन में से कोई भी मुझको ऐसा दिखता होगा कि हाँ भाई ये वाले टाइप का ग्राफ है तो विल फॉलो दैट, ठीक है ना। कैसे पता लगाऊंगा कि वो जो चार ग्राफ है उनमें कौन सा वाला होना चाहिए, बताइए। तो कुछ कुछ हिंट्स होते हैं, कैसे कि जब वेलोसिटी ज़ीरो है तब x की कितनी वैल्यू आएंगी, क्वाड्रेटिक एक्स में। अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो x की कितनी वैल्यू आएंगी, 2, ठीक है। इसका मतलब x एक्सिस को 2 बार काटेगा ग्राफ, मुझे समझ रहे हो, x एक्सिस ग्राफ 2 बार काटेगा, ठीक है। फिर वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है x के साथ, वो सब चीज़ चेक करूँगा, ठीक है भाई। ऐसे करके देखूंगा फिर चार ग्राफ में से कौन सा एक बेस्ट रिप्रेजेंटेशन हो सकता है ये चीज़ का, ठीक है। अगर आपको इक्वेशन समझ में आती है कि क्या है तो फिर अलग चीज़ है। ये हो गया वी स्क्वायर बाई 2, इसको अगर मैं इधर लेके आऊँ तो क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो क्या सर्कल जैसा इक्वेशन है, एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, नहीं सॉरी सर्कल कहाँ हो गया, इज इक्वल टू जीरो हो रहा है वो तो, है ना। मतलब इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट होता तो सर्कल होता, ठीक है ना। ओके अगर मुझे इसे ही कन्वर्ट करना हो कि वी टी में कन्वर्ट करना है इस ग्राफ को, वी और टी में कन्वर्ट करना है इस वाले ग्राफ को, तो कैसे करूँगा। तो कहीं से सिर्फ वी और टी बचाना है, बाकी सब कुछ उड़ाना है, यानी कि एक्स नहीं दिखना चाहिए मुझे वहाँ पे, ठीक है जी। तो एक्स हटाना है यहाँ से, वी और टी लाना है। वी और टी कैसे आ सकता है, एक्सेलरेशन की जगह पे डी वी अपॉन डी टी रख दो। मैं यहाँ पे डी वी अपॉन डी टी रख दूंगा लेकिन फिर एक्स भी तो रहेगा, तो तीन तीन वेरिएबल में कैसे खेलूंगा भाई, 2 वेरिएबल होने चाहिए एट ए टाइम पे, तभी तो ग्राफ बना पाओगे तुम, ठीक है जी। क्या करें तो, बताइए। आइडिया ले रहा हूँ बस कैसा, ये थोड़ी टफ इक्वेशन है तो बस जस्ट आइडिया ले रहा हूँ कैसे होगा। एक्सेलरेशन को 2 बार डिफरेंशिएट कर दूं तो एक्स और टी में रिलेशन आएगा, तो ठीक है ना। ये कर दिया मान लीजिए, ये आ गया। तो इस v को क्या लिख दूं अब, डी एक्स अपॉन डी टी लिख दूं, इस वाले v को डी एक्स अपॉन डी टी, है ना। बाकी सब उनका हो जाएगा अंडर रूट के 2 ए नॉट और x माइनस और अपॉन 2x नॉट और तुम्हारा अंडर रूट, ऐसा करके हो जाएगा। अब dx के अंडर ये सारा x लिया और dt को वहाँ ले जाओ, सबको सॉल्व करूँगा तो क्या x और t में एक रिलेशन आएगा भाई, कुछ कुछ चीज़ें आती रहेंगी, स्क्वायर ये वो कुछ कुछ आता रहेगा ना। थोड़ी टफ इक्वेशन होती है, मैं तो आइडिया बता रहा हूँ बस कैसे होता है। तो x और t में कुछ रिलेशन आ गया, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो v और t का रिलेशन आ जाएगा। हमें देखना है कि हमें क्या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसका कर दूं, क्या फॉर्मूला रख दूं जिससे कि मैं उस इक्वेशन पे पहुंच पाऊं एक्चुअली जो मुझको पूछिए, ठीक है। फिर उसकी इक्वेशन ट्रेस करने की या उसका ग्राफ ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैथमेटिकल रिलेशन मिलना चाहिए कि क्या है,
समझो दोस्त? अरे ठीक है, कैसे कन्वर्ट करें? जैसे कि वी टी का ग्राफ है मान लीजिए कोई, और कोई बोले कि उससे मुझे ए टी का ग्राफ बना दो, ठीक है क्या? ऐसे कि इसके डिफरेंशिएशन से ये बनता है, इसके इंटीग्रेशन से ये बनता है। कई बार मुझे इंटरनल कन्वर्जन ऐसे करने पड़ेंगे कि मेरे को ए एक्स दे के वी टी पूछा है, तो पहले मैं ए एक्स में एक रिलेशन बनाऊंगा, फिर वी एक्स में बनाऊंगा, फिर वी को डी एक्स अपॉन डी टी रखूंगा, एक्स और टी में आएगा, उसको डिफरेंशिएट करूंगा तब वी टी आएगा। मेहनत लग जाएगी काफ़ी, बट ठीक है, जैसा भी कन्वर्जन पूछा जाए इस तरह का कर सकता हूँ। बोले, समझ पाए वैसा? हाँ, भड़क गया था वो। आज सुबह लगे इंजेक्शन, बस ही काटा है। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ऑन द स्ट्रेलिया एंड वेरिएशन इन द विद पोजीशन एक्स बस रिप्रेजेंटेड बाय, हाँ यही तो बात हो रही है, ठीक है। ये कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। तो अगर कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो फिर उसका वी एक्स ग्राफ पूछा है मुझको, है ना। देख, क्या इस सवाल को ऐसे देखा जा सकता है कि ए टी का जो ग्राफ है वो कैसा है? ऐसा। ये कौन हुआ? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हुई, जैसे जी के अंडर कोई चीज़ गिर रही हो, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं ले रहा, ठीक है ना। तो मुझे कहा है कि इस वाले ग्राफ का वी एक्स ग्राफ बना दो, इस ग्राफ का वी एक्स ग्राफ बना दो, ऐसा। तो क्या करूँ? ए इज इक्वल टू क्या है दोस्त? टाइम पे डिपेंडेंट है ही नहीं, कांस्टेंट है। ए से तुझे कहाँ जाना है? वी एक्स में, तो बता ये रखेगा ये रखेगा, वी डी वी बाई डी एक्स रखेगा, तो वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या? कांस्टेंट यानी कि ए, ठीक है। तो वी डी वी इज इक्वल टू क्या? ए डी एक्स इंटीग्रेट, ये कितना आ जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन टू, ये कितना आ जाएगा? ए एक्स। अब बता इस चीज़ का ग्राफ क्या हो सकता है? इस इक्वेशन का ग्राफ क्या हो सकता है? क्या तुझे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स टाइप का दिख रहा है? अरे बोल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स जैसा नहीं लग रहा तुझ पे? क्या होगा तो? पैराबोला। कैसा पैराबोला? चार प्रकार के पैराबोला होते हैं, कौन सा लग रहा तुझे उनमें से? मतलब एक तो होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, वो कैसा होता है? ऐसा वाला होता है क्या? एक होता है फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स, वो होता है पीछे देखता हुआ, ऐसा। फिर एक होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई टाइप का, एक्स स्क्वायर और वाई, ठीक है। ये कैसा होता है? ऊपर देखता हुआ, अप। और जब मैं यहाँ माइनस लगा दूंगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई, तो वो कैसा हो जाएगा दोस्त? नीचे देखता हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए। तो ये देख, एक तरह का ग्राफ कन्वर्जन ही हुआ ये। कौन सा? ये वाला? ये तो कर चुके हैं हम। क्यों इंटीग्रेशन क्यों है ये? इंटीग्रेशन से भी करा था ये हमने, और एक दो तरीके से और करा, यूनिट से डायमेंशन से भी करा था, हाँ। ग्राफ वाले सबसे आसान सवाल है भाई, पहले तो अपने दिल को ये समझा, उसके सबसे आसान सवाल जो है वो ग्राफ वाले हैं। बताओ, नहीं देखे तुमने? तीन चीज़ देखनी, गिनती की तीन चीज़ देखनी है, बाकी तो कुछ थ्योरी लिखी आ रही है सवाल में, कुछ आ तो पता नहीं क्या करना है, लेकिन ग्राफ का सवाल है तो तीन ही चीज़ करनी है। कौन कौन है वो? स्लोप, एरिया और इक्वेशन। अब तक तीसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ी नहीं है कहीं पे भी, एरिया से काम चल गया है या स्लोप से काम चल गया, तो मैक्सिमम टाइम पे स्लोप एरिया से काम चल जाएगा, बहुत कम ऐसा है कि इक्वेशन लिखनी पड़े, ठीक है क्या? देख, अभी तक तो मैंने कहीं इक्वेशन का तो कोई ऐसा खास यूज़ नहीं किया, जैसे यहाँ पे इक्वेशन आई,
अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर दूं लेकिन तब भी तुम समझ नहीं पाओगे, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया यहीं पे कि हाँ ग्राफ बना लिया ऐसे करके, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा इक्वेशन वगैरह तो, ठीक है ना। तो लेकिन ये तो बेसिक जो है वो तो पता होना चाहिए कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, पैराबोला और इलिप्स और हाइपरबोला, इतनी 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। बट चलो नहीं भी पता है तो जैसे जैसे यहाँ पे आएंगे हम सीख लेंगे वो वाली चीज़, जैसे सर्कुलर मोशन सीखेंगे तो उसमें आ जाएगी थोड़ी सी। पैराबोला तो बहुत ही कॉमनली है ना ऐसा, और इलिप्स कहीं कहीं पे आएगा, और कुछ जगह पे हाइपरबोला आता है, हाइपरबोला ज़्यादा आता है, इलिप्स बहुत ही कम पूछा जाएगा कहीं पे भी। हाइपरबोला में भी 2 टाइप की चीज़ें आती हैं, एक तो नॉर्मल हाइपरबोला जो होता है, और एक होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर वाली जो इक्वेशन होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा। तो जहाँ आएगा वैसा बात कर लेंगे। जैसे अब तुझे पता लग गया 4 तरह के पैराबोला होते हैं, तो जैसे ही तू कोई इक्वेशन देखेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये कि वाई एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स एक्सिस, ऐसा अगर कुछ भी है तो पैराबोला बनेगा। अब तुझे ये जज करना है कि लेफ्ट लेफ्ट राइट अप डाउन कौन सा है इन चारों में, ठीक है दोस्त ऐसा। और बताइए, तो टाइम तो सब चला ही गया, ठीक है। बट क्या तुम्हारा 1D मोशन हो गया ऐसा माना जाए? अब और कर लो अपने जितने सवाल करने हैं ना, जेई मेंस के जो 50 सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, मतलब इस चैप्टर में से एक आध सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है हमेशा, है ना। पिछले 10 साल के हैं वो जो 54 क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो हर साल अगर कितने पेपर हो रहे हैं, 14 पेपर हो रहे हैं लगभग पिछले 4-5 साल से, है ना। तो हर पेपर में एक टाइप का आ ही रहा होगा तभी यहाँ तक पहुँच रहा होगा ऐसे, ठीक है ना। और वैसे भी बेसिक है ये वाली चीज़ कि ये हमें चाहिए कहीं पे भी आगे आगे बहुत जगह पे। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा तो उसमें कई बार कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन थ्रो कर दिया आपने, तो वो पैराबोलिक पाथ पे या स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी चलते जा रहा है, तो उस टाइम पे आपको ये वाली तीनों इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जहाँ पे भी कहीं कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वहाँ पे इन तीनों इक्वेशन की और ये सारा काम जो हम कर रहे हैं उस सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये सिर्फ इस चैप्टर के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे जो चैप्टर आने वाले हैं उनमें भी कहीं भी दिखे ना अब आगे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई चीज़ मूव कर रही है, ठीक है ना। तो ये काम जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तब चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो एक फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब जो क्यू है वो कांस्टेंट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है वो कांस्टेंट है, तो फोर्स कैसा हो गया कांस्टेंट। और उससे जब मास में डिवाइड करोगे तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी कांस्टेंट। तो अगर वो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है इलेक्ट्रॉन की किसी कंडक्टर के अंदर, तो फिर ये सारे फॉर्मूले वैलिड होंगे, तीनों इक्वेशंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, सब वैलिड होगा। तो ये तो तुरंत दिखनी चाहिए ये चीज़ कि कहीं भी अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो फिर ये तीनों इक्वेशंस वैलिड हैं, ठीक है। अगर कहीं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है फिर वो सब वैलिड नहीं है, फिर ये है ए को डी वी बाई डी टी लिखो, वी डी वी अपॉन डी एक्स लिखो, इंटीग्रेट करो, डिफरेंशिएट करो, ऐसे करके सॉल्व करो, ठीक है। तो कोई भी सवाल देखते ही सबसे पहला चेक पॉइंट क्या है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो भाई फिर वो 3 इक्वेशन की तरफ निकल गया, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर किधर निकल गया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की तरफ निकल गया कि ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी या वी डी वी अपॉन डी एक्स करना है, ऐसा ऐसा कुछ करके करना है, ठीक है ना। तो थोड़े से अपने ये बना लो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स नोट करने के लिए कि भाई अप्रोच क्या क्या फॉलो हुई है चैप्टर में। हर एक चैप्टर के लिए ऐसे अपने छोटे कुछ नोट्स बनाओ, जैसे एक चीज़ समझ में आई कि कुछ भी मोशन हो रही है तो इधर करा 2 बनाई, ये वाली इक्वेशन होती है, ये करा तो ये वाली इक्वेशन होती है। ग्राफ वाले सवाल होते हैं क्या देखना होता है, बस ऐसे। तो गिनती की 3-4 चीज़ें आई होंगी इस 4 चैप्टर में, ऐसे ही हर चैप्टर में कुछ कुछ चीज़ निकालते रहो, तो तुम जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उस टाइम पे तुम्हें पता रहेगा तुमको सोचना क्या है, जल्दी हो जाएगा काम। और रैंडम सोचना शुरू करोगे फिर तो कुछ भी सोचते रहोगे तो टाइम लग जाता है ज़्यादा। तो जितना आप क्लोज लूप करोगे सारी चीज़ें कि बस इतनी चीज़ सोचनी है इसके बारे में, तो मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन जो है वो चीज़ से हो जाते हैं, ठीक है। अब कुछ एडवांस लेवल के सवाल हैं फिर वो इन चीज़ों में नहीं समाते, वो तो बाहर निकल जाते हैं फिर वहाँ से। बट हाँ मेंस लेवल तक के जो सारे सवाल हैं वो तो इसमें हो जाएंगे, ठीक है भाई लोग। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, और कल या तो तुम्हारे डाउट्स इसके जो भी कुछ और बचा है जेई मेंस का, जो भी कुछ प्रीवियस ईयर या जो भी है ना, अदरवाइज विल गो फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। कम से कम 1D तक का तो होना ही चाहिए।